हैदराबाद और अवध के बाद में अब हम बात करते हैं बंगाल की, जो कि स्वतंत्र राज्य बन गया था। बात वही थी, यहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन अगर वास्तविक शक्तियों के मामले में देखें तो यहां पर भी हैदराबाद और अवध जैसी स्थिति थी। बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला था मुर्शिद कुली खान। देखिए, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल में स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। प्रश्न आता है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला कौन था मध्यकाल में? मुर्शिद कुली खान। इसकी स्थिति थोड़ी अलग थी। जहां पर हैदराबाद का निजामुल मुल्क और अवध का सादत खान सूबेदार थे, लेकिन यहां पर मुर्शिद कुली खान सूबेदार तो नहीं था, लेकिन सूबेदार से कम भी नहीं था। कैसे? देखो कि बंगाल का ये नायब था, सूबेदार का भी प्रतिनिधि। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नायब था, सूबेदार नहीं था। देखो, सूबा का मतलब होता है जिला, और सूबेदार मतलब जिले का सारा जो तंत्र है उसके हाथ में रहता है, जैसे आजकल जिला कलेक्टर होता है। लेकिन यहां पर यह नायब था, सूबेदार नहीं था, सूबेदार का प्रतिनिधि था, लेकिन सूबेदार की सारी शक्तियां अपने हाथ में इसने ले रखी थी। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नायब था, अर्थात सूबेदार का प्रतिनिधि, परंतु लेकिन सारी प्रशासनिक शक्तियां और राजस्व ये सारा उसने अपने हाथ में ले रखा था। सूबेदार की सारी सत्ता उसके हाथ में थी, परंतु सूबेदार की सारी शक्तियां वह इस्तेमाल करता था। आगे चलते हैं। उसने राज्य में राजस्व और प्रशासन, देखो दो ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो पैसा कहां से आएगा, दूसरा लोग आपका कितना कहना मानते हैं, आपके आदेश की कितनी पालना करते हैं। तो राजस्व और प्रशासन, तो राज्य के राजस्व और प्रशासन पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। सबसे पहले राज्य मतलब वही बंगाल, राज्य के राजस्व तथा प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि उसके बिना काम चल नहीं सकता है। अपना नियंत्रण स्थापित किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल में हम पढ़ रहे हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, और इस समय हम पढ़ रहे हैं वे राज्य जो कहने को मुगलों के अधीन थे, लेकिन मुगलों की बात नहीं मानते थे, और न ही मुगल ये कोशिश करते थे कि इनको कोई आदेश दे, है कि आराम से जो अभिवादन करे ना वही ठीक है। भाई सामने से अगर कोई आपको राम राम करता है, जय श्री करता है ना, तो वो अच्छी बात है ना। आप उसको कहोगे तुझे राम राम क्यों नहीं किया, और उसने कह दिया नहीं करूंगा, जाओ क्या कर लोगे तो जो करे वही ठीक है। तो यहां पर इसने राजस्व और प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद में उसने अपने हिसाब से सिस्टम सेट करना शुरू किया। उसने कहा कि जो रेवेन्यू आप जो लगान लेते हैं, राजस्व लेते हैं, भू राजस्व लेते हैं, जो भी है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका फिर से रिसफलिंग होगा, पुनर्निर्धारण होगा। तो राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण का आदेश दिया। राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण का आदेश दिया। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। रेवेन्यू सिस्टम को फिर से रिसफल करना मीन्स उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो सुधार करना, कहां से कितना टैक्स मिलेगा, सारा सिस्टम उसने अपने हिसाब से सेट किया। और जो जमींदार थे
उनसे कठोरता से राजस्व वसूल किया। तो जमींदारों से कठोरता से राजस्व वसूल किया गया। जमींदारों से कठोरता से राजस्व वसूला, कठोरता से राजस्व वसूल किया। और क्या क्या किया इसने? बड़ा कड़क आदमी है तो। उसके बाद में जो छोटे जागीरदार थे, जो पैसा समय पे नहीं दे पाते थे, उन्होंने कुछ लोगों से उधार लिया। वो कहलाए महाजन या साहूकार, जो आज भी है। अनेक छोटे जमींदार जो महाजनों और साहूकारों से उधार लेने लगे थे। देखो, अनेक छोटे जमींदार जो राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, उन्होंने साहूकारों या महाजनों से उधार लिया। इस प्रकार एक नया वर्ग अस्तित्व में आया, जिसको कहा गया महाजन या साहूकार। महाजन वर्ग अस्तित्व में आया, जिसकी प्रशासन पर पकड़ थी। अब यहां पर देखिए, एक नए वर्ग का उदय होता है साम्राज्य के अंदर, महाजन वर्ग या साहूकार वर्ग, जिसका प्रशासन के साथ बहुत अच्छा मतलब एक समन्वय चलता था, एक कोऑर्डिनेशन चलता था, मिलकर के काम करते थे, क्योंकि राजा को पैसे की जरूरत पड़ती थी। आज भी आप गांव में देखो ना, आप गांव में कोई नगर सेठ होगा, इसके पास बहुत सारा पैसा होगा या धंधा बिजनेस सब ठीक है, और गांव का सरपंच होगा या गांव का जो भी प्रतिनिधि होगा, उनसे बना के रखते हैं। क्यों रखते हैं? भाई कभी जरूरत पड़ जाए। गांव में एक प्याऊ बनानी है, सेठ साहब को बोल दिया, सेठ साहब भगवान का दिया बहुत है आपके पास, एक थोड़ा पुण्यार्थ का काम कर दो, सेठ साहब कर देते हैं। यहां पर एक नया महाजन वर्ग अस्तित्व में आया, जिसका प्रशासन के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठता था। और अलीवर्दी खां के समय में जगत सेठ का नाम यहां पर दिया हुआ है। अलीवर्दी खां बंगाल का शासक, 8वीं क्लास में आप पढ़ेंगे अलीवर्दी खां। इसके समय में जगत सेठ बहुत प्रसिद्ध जो है सेठ साहब थे। ये महाजन घराना। अलीवर्दी खां 1740 से 1756। उसके बाद में आता है सिराजुद्दौला, जिसके साथ में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों का, और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ये सिराजुद्दौला इसके बाद में, और ये मुर्शिद कुली खान। तो 3 नाम आपको बंगाल के लिए याद रखने हैं। क्या क्या? मुर्शिद कुली खान संस्थापक, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये 3 महत्वपूर्ण शासक है। देखो, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। वो बंगाल का सूबेदार तो नहीं था, वो नायब था, नायब मतलब सूबेदार का प्रतिनिधि, लेकिन उसने सूबेदार की सारी शक्तियां अपने पास में अपनी मुट्ठी में कर रखी थी। उसने राजस्व और प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण किया। कहा कि राजस्व इकट्ठा तो होगा, लेकिन मेरी मर्जी से, जैसा मैं चाहूंगा वैसा। जमींदारों से कठोरता से उन्होंने राजस्व वसूल किया। जिनका राजस्व बकाया था, जो नहीं दे रहे थे, उनकी जमीनी, उनकी जागीरें जब्त कर दी गई। और जो छोटे जमींदार, उनको डर लगा यार हमारी जमीन चली जाएगी, उन्होंने कुछ लोगों से उधार लिया। वो लोग धीरे धीरे साहूकार या महाजन के रूप में आगे आए। इस प्रकार से बंगाल की राजनीति में, बंगाल के प्रशासन में एक नया वर्ग उभर करके सामने आया। वो था महाजन वर्ग, जिसकी प्रशासन पर पकड़ थी, राजा से उसका तालमेल था, नवाब से। ऐसा ही एक जगत सेठ का यहां पर नाम दिया गया है अलीवर्दी खां के समय में। यह है बेटा बंगाल। अब हम हैदराबाद, अवध और बंगाल,
तीनों के अंदर कुछ कॉमन फैक्ट्स देखते हैं कि तीनों में कुछ समानताएं क्या क्या है। देखिए, पहली समानता तीनों में कि तीनों ही जो राज्य हैं वो अभिजातों द्वारा स्थापित थे। तीनों राज्यों, अभिजात का मतलब है एक शक्तिशाली दरबारी जिसका दरबार में ऊंचा स्थान था, उसको अभिजात या कुलीन वर्ग कहते हैं। जो दरबारी होते हैं ना, मंत्री वगैरह, उनको अभिजात वर्ग कहते हैं। तीनों ही ऐसे थे। चाहे हैदराबाद का निजामुल मुल्क ले लो, पहले सूबेदार था, पहले अभिजात था, सूबेदार बना, सूबेदार के बाद उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। चाहे आप अवध का सादत खान ले लो, बुरहानुल मुल्क सादत खान, उसकी भी स्थिति यही थी। और ये भी मुर्शिद कुली खान भी नायक था, मतलब ये भी अभिजात था। दूसरा जो है, तीनों ने जागीरदारी व्यवस्था को महत्व नहीं दिया और रेवेन्यू के लिए अपना अलग सिस्टम चलाया। तो जो मुगलों की जो चली आ रही थी जागीरदारी व्यवस्था को महत्व नहीं दिया तीनों ने। तो ये दूसरा बिंदु हो गया, एक कॉमन फैक्टर है तीनों के अंदर। तो अगर आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर जागीरदारी को महत्व नहीं दिया तो क्या किया, तो इन्होंने नई सिस्टम चलाई। कर वसूल तो करना था, बिना कर के राज्य चल नहीं सकता है। इन्होंने कहा कि भाई हम ठेकेदारी प्रथा, ठेके पे देंगे। कर वसूली के लिए यहां उन्होंने एक नई ठेका प्रणाली को शुरू किया। कर वसूली के लिए नई ठेकेदारी, या इसका नाम एक और है इजारेदारी व्यवस्था को अपनाया। इजारेदारी व्यवस्था को अपनाया कर वसूली के लिए। चौथा, यहां लिख रहा हूं, यहां इस समय एक नया वर्ग अस्तित्व में, आप समझ गए होंगे, साहूकार या महाजन वर्ग। तो साहूकार तथा महाजन वर्ग का यहां पर तीनों में उदय होता है। साहूकार या महाजन वर्ग का उदय, जिसने यहां की राजनीति को प्रभावित किया, जिसने यहां की राजनीति को प्रभावित किया। ये चार बिंदु तीनों में कॉमन थे। क्या क्या? एक तो तीनों जो हैं वो अभिजातों द्वारा स्थापित थे। दूसरा, इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को महत्व नहीं दिया, जागीरदारी सिस्टम को ये हाशिए पे ले आए, बैकफुट पे। तो फिर क्या? ठेकेदारी प्रथा, इजारेदारी, जिसका मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं कि किस प्रकार से ठेके पर रेवेन्यू दिया जाता था। चौथा, साहूकार या महाजन वर्ग का उदय हुआ। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हैदराबाद, अवध और बंगाल के अंदर कोई भी आप समानताएं बताइए, तो आपको चार बिंदु लिखने हैं। यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं, हैदराबाद, अवध तथा बंगाल में समानताएं। ये वाला इसका हेडिंग हो गया और ये चार बिंदु इसके हो गए। चलिए, यहां पर बंगाल पूरा होता है ये तीनों राज्य जो कि स्वतंत्र, मतलब कहने को तो अधीन थे लेकिन फिर भी स्वतंत्र स्थापित हो गए थे। अब हम बात करेंगे राजपूतों की वतन जागीर की अगले वीडियो में। उसके बाद में सिख, मराठी और जाट। लिखिए इसको, हम फिर उसके बाद में अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।